नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी नगर निगम एसडीओ और जेई पर गाजगिरी है। एसडीओ तेज सिंह निलंबित किए गए हैं, दोनों जेई बर्खास्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने कार्रवाई की है। विकास कार्यों पर बैठक में नहीं दे पाए थे रिपोर्ट और इसी को लेकर के बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से विकास कार्यों पर बैठक में रिपोर्ट नहीं दे पाए थे और इसी को लेकर के कार्रवाई की गई। सीवर, स्ट्रीट लाइट और नालियों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसका जवाब नहीं दे पाए थे अधिकारी और आखिरकार अब बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। फरीदाबाद में नगर निगम के एसडीओ और जेई पर गाजगिरी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एसडीओ तेज सिंह को निलंबित किया गया है, दोनों जेई बर्खास्त कर दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की, विकास कार्यों को लेकर के बैठक में रिपोर्ट नहीं दे पाए थे। दरअसल सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट और नालियों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई थी कमिश्नर की तरफ से, उसका जवाब ये अधिकारी नहीं दे पाए थे, रिपोर्ट नहीं दे पाए थे और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एसडीओ तेज सिंह को निलंबित किया गया है। एसडीओ तेज सिंह को निलंबित किया गया है। विकास कार्यों पर बैठक में जवाब नहीं दे पाए थे, रिपोर्ट नहीं पेश कर पाए थे और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। निगम के एसडीओ और जेई पर गाजगिरी है। बड़ी कार्रवाई इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा देवेंद्र का रुख करेंगे। देवेंद्र, यहां पर रिपोर्ट को लेकर के अब स्थितियां साफ होती हुई नजर आ रही है और कमिश्नर की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर के? बिल्कुल, देखिए इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव लगातार पिछले कई महीनों से निगम द्वारा जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती है उसमें कैसे बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है, इसको लेकर कोशिशें लगातार कर रहे थे और इसी के चलते 40 वार्ड चूंकि शहर में है और 40 वार्ड में एक वार्ड कमेटी भी बनाई गई थी। वार्ड कमेटी में हर एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी को साथ जोड़ा गया था, वहां के पार्षद को साथ में जोड़ा गया था और कोशिश ये थी, पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें रिपोर्ट ये इस बात को लेकर थी कि हर एक वार्ड में किस तरह की स्थिति है, चाहे बिजली की, चाहे सीवर की, पानी की और गंदे नालियों की, इसको लेकर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन आज जिस तरह से डिवीजन 4 के जो जेई और एसटीओ थे, हालांकि एक्शन और एससी भी उस मीटिंग में शामिल थे, उनसे जब रिपोर्ट मांगी गई थी तो बाकी जोन के जो तमाम जो अधिकारी थे उनकी तरफ से रिपोर्ट दे दी गई थी। लेकिन डिवीजन 4 के जो अधिकारी थे, जिनमें 2 जेई हैं और 1 एसटीओ, इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी, संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। इसी के चलते नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आउटसोर्सिंग पर 2 जेई हैं, जो अजीत और नसीम नाम के हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं एक एसडीओ हैं तेज सिंह डागर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सुनने में यहां तक आ रहा है, सूत्रों का दावा यह है कि एक एक्शन को भी चार्जशीट करने सरकार को निगम कमिश्नर की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यशपाल यादव हैं वो पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेहतरी जनता के लिए वो चाहते हैं। नगर निगम कमिश्नर के बतौर कमिश्नर उनकी तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जाती है, लेकिन जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम पहले से इस बात को लेकर, काम न करने को लेकर पहले से ही बदनाम रहा है। नगर निगम की जो कार्यशैली है उस पर तमाम तरह लोग सवाल उठाते रहे हैं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं छवि सुधारने की जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं ये बट्टा लग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों जेई को अब बर्खास्त किया गया है, एसटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जो बाकी के जो और अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको किस तरह की आदेश से नसीहत मिलती है और आगे किस तरह के काम करने हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था को लेकर पिछले 2.5 महीने से लगातार लोग सवाल उठा रहे थे। सफाई व्यवस्था नहीं हो रही थी। 2.5 महीने से निगम कमिश्नर की तरफ से तमाम टीम बनाने की कोशिश की गई और अब दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही शहर साफ होता हुआ दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी और कर्मचारी आदेशों की पालना नहीं कर रहे थे, तो अभी उनके लिए एक सबक है और साफ तौर से स्पष्ट संदेश भी है निगम कमिश्नर का कि या तो आप काम करें, बाज आए, नाकामी ना दिखाएं, और नहीं तो फिर इसी तरह से उनको बर्खास्त होना पड़ेगा और सस्पेंड भी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्या इस कार्रवाई के जरिए एक मैसेज भी है उन तमाम अधिकारियों को लेकर के जो लापरवाह है? लगातार जैसा कि आपने जिक्र किया, निगम पर कई सवाल लगातार खड़े हुए हैं, लापरवाही को लेकर के भी, सफाई व्यवस्था पर भी और बाकी के कामों को लेकर के कि जनहित के काम नहीं हो पाते हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं और ऐसे में जहां सफाई व्यवस्था पर तो इसका असर पड़ा ही है, बाकी लोगों पर भी इसका लगातार असर, लोग सवाल भी उठा रहे थे। क्या इसे माना जाए कि एक मैसेज उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए भी है जो काम नहीं करते हैं, लापरवाह बने हुए हैं?
निश्चित तौर से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर से एक बड़ा ये सबक और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर निगम कमिश्नर की तरफ से की गई है, क्योंकि तो जो जेई है उनको बर्खास्त करना एक बड़ा मामला बन जाता है। इसके साथ साथ में एसपीओ जिसको निलंबित किया गया, और अब इसी बात से आप देखिए ये एक उदाहरण भी पेश किया गया है साफ तौर से कि तमाम जो अधिकारी है उनसे जब रिपोर्ट ली जा रही थी, ऐसे में जब लापरवाही बरती जा रही हो एसपीओ और जेई लेवल पर, निगम कमिश्नर आपसे पूछ रहे हो बार बार कि आपके वार्ड में किस तरह की स्थिति है, बिजली की क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या, सीवर की क्या समस्या, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने काम चोरी की है। आपको जो पहली मीटिंग में आदेश दिए गए थे उन पर आपने उसकी पालना नहीं की है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनको लेकर यशपाल यादव की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और बाकी जो तमाम जो बाकी वार्डों में जो काम कर रहे हैं, चाहे जेई हो, एसपीओ, एक्शन हो या एससी, उनके लिए भी एक सबक है और एक मैसेज है कि अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो आपका भी इसी तरह का असर होगा। आपको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और आपको भी सस्पेंड होना पड़ सकता है। चूंकि एक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी कहा गया कि इसमें एक एक्सीएन की भी लापरवाही सामने आ रही है और इसी के चलते सरकार को उसको सस्पेंड करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया, लिख दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार एक्शन के खिलाफ में किस तरह की कार्रवाई करती है। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि 2 जेई जिनकी नौकरी को पूरी तरह से उन्होंने अपना हाथ धो दिया है और इसके साथ साथ में एसपीओ को निलंबित कर दिया गया, तो एक मैसेज देने की पूरी तरह से यहाँ कोशिश की गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई निगम प्रबंधन की तरफ से की गई है, कमिश्नर की तरफ से की गई है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। फरीदाबाद के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय अजरोंदा में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी की तरफ से वेस्कोस कंपनी के साथ मिलकर के सरकारी स्कूल में बेंच, सीलिंग फैन और साउंड सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने स्कूल के लिए सीलिंग फैन, बेंच और साउंड सिस्टम भेंट करते हुए दिसंबर में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने पर बच्चों और अध्यापकों को बधाई दी और उनको प्रोत्साहित किया। उन्होंने फैंस दिए हैं, बेंचेस दिए हैं अपने सीएसआर के माध्यम से। वेलोसिस कंपनी के द्वारा रोटरी क्लब के, एनआईटी के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही वैसे तो सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है, पर जो एक कानून भी बन चुका है सीएसआर के द्वारा, तो वो उस पैसे से जो आज ये सुविधा मिली है, निश्चित ही जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। साउंड सिस्टम है, जब कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो नया साउंड सिस्टम मिलने के बाद बच्चों के चेहरों पे बहुत खुशी देखने को मिली कार्यक्रम की है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, अगले महीने से स्कूलों की रौनक लौटने वाली है, पेरेंट्स से और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने टीचर से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी स्कूल में बच्चे आएँ, डीओ मैडम हमारे साथ हैं, ज़रूर सब टीचर्स को गाइडलाइन देगी कि उनका जितना भी केयर करनी है, कि कोविड 2 साल के बीच में इनका भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती जो फिजिकल पढ़ाई जितना अच्छे से टीचर्स करा पाते हैं, तो टीचर्स ज़रूर डिसिप्लिन का ध्यान रखें। हमारे हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो काफ़ी बढ़ावा दे रही है शिक्षा को, जितना उनसे होता है अच्छे से अच्छा वो करते हैं। इसी कड़ी के अंदर कुछ हम लोग रोटरी क्लब वाले भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को कुछ अपग्रेड किया जाए। हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 दिसंबर से सारे स्कूल्स खोले जा रहे हैं 1 to 12, तो उसकी तैयारियों के लिए सभी को बोल दिया गया है। जैसे कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, मास्क है, वॉशरूम्स हैं और जो बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग है और बार बार जैसे उनको सैनिटाइज़र वगैरह इत्यादि से सभी को इसमें हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि इस तरह से आप बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। वहीं फरीदाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी और औद्योगिक संगठन के सौजन्य से युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव, औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष बीआर भाटिया और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विकास कुमार के अलावा उद्योगपति और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसी दौरान उत्तराखंड त्रासदी राहत के लिए उद्योगपतियों ने गिफ्ट इक्वेशन के माध्यम से चेक भेंट किया। इस मौके पर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने हरियाणवी और देशभक्ति के कार्यक्रम पेश किए। ये एक कार्यक्रम जैसा अभी डीसी साहब ने बताया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया हमने यहाँ, और इस मौके पे हमने वार विडोज़ को और अंध विद्यालय के स्कूल के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को जिन्होंने यहाँ कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किया उनको भी हमने सम्मानित किया। और अभी उत्तराखंड में जो एक त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, उसके लिए उद्योगपतियों ने जो पैसा जमा कराया था
हमें दिया था, तो वो हमने आज रेड क्रॉस सोसाइटी के को जिला उपायुक्त के माध्यम से वो दिया है। आज वीरांगनाओं, युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है, कितनी हार्दिक प्रसन्नता। देखिए, ऐसा है कि उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। नहीं, आज हमने FIA की मदद से और रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसके 75 साल हुए हैं, उसमें फरीदाबाद की वार विडोज़ को सम्मानित किया। लोगों से अपील की कि ये जो आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है और इस आज़ादी में बहुत लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी है। आज़ादी के पश्चात जो हमारे फ्रंट पे हमारे सैनिक रहे हैं, तो उनकी कुर्बानियों को भी उनके वार विडोज़ के थ्रू एक सम्मानित किया। तो FIA का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और FIA ने मिलकर ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। इस तरह के प्रोग्राम हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां साल बना रहे हैं, अगस्त 2022 तक शहर में, गाँव में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू मनाते हैं। वहीं पलवल में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष शर्मा ने मेगा शिविर में विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। मेगा शिविर में वन विभाग की तरफ से निःशुल्क फलदार और छायादार पौधे वितरित किए गए। मजिस्ट्रेट पीयूष शर्मा ने कहा कि इस तरह के शिविर आयोजित होने से पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता पैदा होती है। राय जी की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, प्लस जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, वो मेन रूप से बताना चाह रहे हैं। क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जैसे हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रत्येक खंड में, सभी खंडों में एक रिसोर्स सेंटर बनाया है। आज जो मेगा कैंप लगाया है, हमने स्टार्टिंग से जानकारी प्राप्त करी है। एक तो मतलब कि जो कुछ लोगों को कुछ नहीं पता, उन चीज़ों के बारे में बताया है ऑनलाइन पोर्टल पे। एक तो ई-कोड के द्वारा बताया चलता है कि जो सर्वे के जो आपके मजदूर होते हैं उनको पैसा मिलता है जी। पुलिस सहायता के बारे में बताया है, आपके मतलब कि पेंशन कैसे मिलती है, बिजली बोर्ड के बारे में बताया है, कानून सहायता कैसी दी जाती है, और एक पीड़ित महिला को कोई परिवार परेशान करता है तो उसके मतलब ये हॉस्पिटल के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है। DLSC की लगी हुई है यहाँ मेगा कैंप में। ये पहले 22-10 को हमने मेगा कैंप लगाया था, उसकी सफलता को देखते हुए आज ये दोबारा मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि आम जन को जन सुविधा के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे डिपार्टमेंट एकत्रित हों और जन सुविधा के लिए एक ही जगह पर उनकी सारी सुविधाएं, चाहे वो आधार कार्ड से जुड़ी कोई समस्या हो या बिजली वालों से, जो बिजली के बिल से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी समस्या हो, उन्हें एक ही जगह उन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। आज का जो मेगा कैंप का आयोजन है, ये हमने भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं नालसा और हालसा के तत्वावधान में, उसके तहत लगाया गया है। और इसके अंदर हमने सभी सरकारी विभाग जैसे पेंशन विभाग, आधार कार्ड करेक्शन, वन विभाग, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन सभी को हमने यहाँ पे बुलाया है, बिठाया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक आ रही है, वो एक ही छत के नीचे अपनी सारी सुविधाओं का जानकारी और लाभ उठा सके। वहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र और तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12 गांव यमुना के किनारे लगते हैं, जिनके करीब 12,000 एकड़ से ज्यादा जमीन यमुना के दूसरी तरफ पड़ती है। और हर बार प्रशासन की तरफ से यमुना के दूसरी तरफ जाने के लिए पेंटून पुल लगाए जाते थे, लेकिन अब की बार पेंटून पुल नहीं लगाया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, खास रिपोर्ट देखिए। पृथला के जो गांव हैं, लगभग 12 गांव हैं, इसमें तिगांव के भी गांव हैं और 12 गांवों की ज़मीन है जो वो जमुना के पार है। मैं आपको दिखा दूं, ये जमुना है और जमुना के उस पार जो किसान हैं, उनकी जो यहाँ किसके किसान हैं, उनकी ज़मीन उस तरफ है। लेकिन फ़िलहाल जो है उन तक जाने के लिए, खेतों तक जाने के लिए कोई रास्ता पूरे क्षेत्र में नहीं है। तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, वो परेशान हैं। साफ तौर पर तक कहें तो जो पेंटून पुल होता था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पेंटून पुल है जो बराबर हर साल लगाया जाता था, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं ये पुल जो है उनके लिए लगाया नहीं गई है, तो आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है और काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तमाम किसान हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भाटी है जी। सुभाष जी, क्या मानते हैं, कितने गांवों की ज़मीन और कितनी ज़मीन है इस साइड? लगभग 10-12 गांवों की ज़मीन है पल्ली तरफ, और लगभग अगर पूरी ज़मीन का वो आकलन किया जाए तो कम से कम 15,000 एकड़ ज़मीन जमुना पार है हमारी। और जैसे अब धान की फसल उठ रही है या ट्रैक्टर खेतों बिजाई के लिए ले जाने, जुताई के लिए ले जाने, इस अगर एक कटपुला लग जाए तो किसानों को इससे
आसानी हो जाती है फसल में, उसमें फ़ायदा मिल जाता है। अब या तो मोहना पक्के पुल से आए करीब 50 किलोमीटर का चक्कर काट के, या इस पर ईस्टर्न पेरीफील्ड पे छांसा से चढ़ के और आगे दनकौर के वहाँ उतरते हैं, जिस पे लगभग 3-4 हज़ार रुपये का अतिरिक्त डीजल किसान को फूंकना पड़ता है। उसमें भी कई बार पहले एक आध बार हादसे भी इतने हो जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह पर इस पर चढ़ाने का कोई वो आदेश भी नहीं है, फिर भी किसान मजबूरन इस पर चढ़ के जाते हैं। पहले किस तरीके से जाते थे उस पार? पहले इस पेंटून पुल से ही जाते थे जी। पेंटून पुल टाइम से लग जाता था, ये 15 अक्टूबर से लगभग लग जाना चाहिए था, और आज 11-12 नवंबर हो गया और कोई सुनाई नहीं है, ना कोई प्रशासन में सुनता है, ना ही कोई अभी इसका टेंडर हुआ या नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। इसको हमारी तो यही अपील है कि इसको अगर जल्दी से जल्दी सरकार लगवाए, अधिकारी इसके बारे में सोचें, तो इन किसानों का जो सरकार कह रही है कि भाई किसानों के लिए हम सभी चीज़ का समाधान कर रहे हैं, उसमें सार्थक परिणाम होंगे, तेल से बच जाएंगे, समय की जो मार है किसान की, वो समय की सीमा वो भी कहीं ना कहीं बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो समय की जो मार लगती है इनको और जो पैसे की खराबी होती है वो बचेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। कितनी दिक्कत हो रही है? हमें तो बहुत परेशानी है रही है इससे। ये टाइम पे लग जाए तो हमारे जो धान आने, जो फसल है गेहूं की, वो टाइम पे बुझ जाए, धान आ जाए, इसलिए हमें तो इतनी परेशानी आ रही है, इससे बहुत परेशानी आ रही है। तो कहाँ से जाना पड़ता है अब घूम के? अब तो मोहने से आना पड़ा है, और यहाँ से अट्टा नौरंगपुर कर जाना पड़ा है, उसमें भी खर्चा 2,500-3 हज़ार तेल लग जाए जी, एक ही चक्कर में। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है इस वक्त की सुर्खियों का, एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि क्वटॉनिक हीम पुष्पा। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई के हत्यारे गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने द्वारका से दबोचा आरोपी कोच साथी सचिन भी हथियारों के साथ गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पर पत्नी और कोच का साला। गुरुग्राम का नामी डॉक्टर निकला करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड। एसटीएफ ने आरोपी सचिंदर जैन समेत 2 को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद। प्राइवेट कंपनी से 20 करोड़ की चोरी की आशंका। पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर सीएम फ्लाइंग की सख्ती। अलीपुर में टेक्सटाइल फैक्ट्री और कोहड़ इलाके में अवैध ब्लीच प्लांट पर छापा। गड्ढों के जरिए जमीन में डाला जा रहा था केमिकल युक्त पानी। प्रजातंत्र में बातचीत से हल होता है हर मुद्दा। धरने पर बैठे किसानों को गृह मंत्री अनिल विज की सलाह। कहा किसानों को वार्ताकार बदलने पर करना चाहिए विचार। चलिए खबरों पर फिर से लौटते हैं। फरीदाबाद की आबोहवा भी जहरीली होती जा रही है। दीपावली के बाद उम्मीद थी कि शायद पोल्यूशन लेवल कम होगा, लेकिन आज फिर से 472 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। फरीदाबाद की हवा बेहद जहरीली होती जा रही है, और हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 472 पर पहुंच चुका है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। और इसके पीछे की जो वजह है मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप पहले आसमान में अगर देखें तो देखिए किस तरह से धुंध सी आसमान में छाई हुई है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। जो जहरीली हवा है वो आसमान में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें इससे भी बड़ी वजह अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये बाईपास रोड है फरीदाबाद का। यहाँ दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये 12 लेन का यहाँ बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये जो रोड पर जिस तरह से व्हीकल्स जा रहे हैं, धूल उड़ती हुई आपको साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं। और ये अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो मिट्टी के जो ढेर हैं बिल्कुल सड़क किनारे पड़े हुए हैं। चूँकि काम चल रहा है तो ऐसे में मिट्टी खोदी गई है, लेकिन उसको यहीं डाला गया है। इसके साथ साथ में अगर बिल्कुल सड़क के किनारे अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए जो महीन धूल के जो कण हैं वो यहाँ हैं, और जैसे ही यहाँ से कोई भी अगर वाहन गुजरता है तो ये जो डस्ट है ये उड़नी शुरू हो जाती है, और ये फिर आसमान में होती है। और ये ही धूल के कण जब शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, खड़े हैं, काफ़ी देर से इंतजार आप बस का यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ लगातार धूल उड़ रही है। पॉल्यूशन फरीदाबाद का बढ़ रहा है, क्या मानते कितना नुकसानदायक है? नुकसान तो बहुत है सर, धूल मिट्टी उड़ने से बहुत नुकसान है, लोगों को बीमारी हो रही है, कई फर्क तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किस तरह का नुकसान देखते हैं इससे? धूल से नुकसान होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। और मान लो आप बाकी
उनको डस्ट वगैरह दिक्कत होती है, डस्ट से तो दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए डस्ट से दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में परेशानी होती है और ऐसे में जो दमाके या सांस के मरीज हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, चूंकि पॉल्यूशन लगातार फरीदाबाद का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि दीपावली के बाद में पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन कम होने की बजाय जिस तरह से 472 आज का जो दर्ज किया गया है फरीदाबाद का, वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि गैस चैम्बर में तब्दील फरीदाबाद जो हुआ है कि बेहद जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। आंखों में जलन लोगों को महसूस हो रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में बीमार होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और अभी भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि डीजल के दाम कम होने के बाद उम्मीद थी कि शायद सब्जियों के दाम भी कम होंगे। लगातार बढ़ते हुए दामों ने सब्जी विक्रेताओं का काम धंधा चौपट कर दिया है। पिछले 15 दिनों की हम बात करें तो सब्जी के रेट बढ़े हैं और साथ ही साथ जब कम होने की बात करें तो केवल एक ही बार दाम गिरे। सब्जी विक्रेता विजय कुमार की माने तो सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में काफी बड़े हैं और उनका धंधा अब आधा हो गया है। यह भी सच है कि महिलाओं की रसोई पर इसका असर ज्यादा पड़ा है। दुकानदारी भी आधी होगी और 15 दिनों में जो तेल पे रेट बढ़ रहे हैं उसके कारण आने जाने का किराया महंगा है, इसलिए सब्जियों पर रेट बढ़ रहे हैं। आपका काम फर्क पड़ा है आपके काम पर? दुकानदारी भी आधी हो गई है। दुकानदारी आधी हो गई है। हाँ। और महिला की बात करें तो महिला रसोई चलाती है, किसी भी घर की महिला। 15 दिन में 15 दिन पहले थोड़े मंदे थे और फिर बढ़ गए। आज का रेट है जो आज थोड़ा डाउन सा लग रहा है, कुछ मतलब और दिन से आज कुछ सब्जी डाउन में आई है। बढ़ने की बात करें तो कितने रेट बढ़ गए होंगे अंदाजे से? बढ़े कहाँ है फिर, मतलब ये तो सब्जी में चलता रहता ना। तो वहीं प्रदेश भर में सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अभी भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हालांकि डीजल के दाम कम होने के बाद उम्मीद थी कि शायद सब्जियों के दाम भी कम होंगे। वहीं फरीदाबाद में भी सब्जियां अभी भी महंगे दामों पर मिल रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और ऐसे में जो किसान सब्जी उगाता है उसको कितनी कीमत मिल रही है और लेकिन जो घर तक सब्जी पहुंच रही है उसमें कितना फ़र्क है, हम ये दिखाने के लिए पहुंचे हैं। जब यहाँ देख सकते हैं कि गृहिणी एक रेहड़ी से सब्जियां खरीद रही हैं, लेकिन जो सब्जियों के जो दाम हैं महंगे होते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, उनसे भी बात करेंगे। पहले सब्जियों के दाम पता कर लेते हैं, चूँकि विक्रेता है हमारे साथ में। अगर सब्जियों के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही थी कि त्यौहार के बाद में सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, वो कम नहीं हुए। आलू की अगर बात करें तो क्या रेट मिल रहा है? आलू 30 रुपए किलो। अगर गोभी? गोभी 60 रुपए। टमाटर? ये आप सारी अगर रेट बताएं तो? टमाटर 80 रुपए। और जो सब्जियां है सारी इस समय महंगी चल रही है, कोई सस्ती नहीं है। वजह क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आखिरी विक्रेता आप ही हैं जो घरों तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। बाहर से पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि बारिश की वजह से सब्जी आ नहीं रही है पीछे। लेकिन अब कहाँ हो रही है, बरसात तो है नहीं कहीं। अब जो पहले फसलें आए वो आई तो आएगी, तभी तो अब सब्जी आएगी। देखिए डीजल और जिस तरह पेट्रोल के दाम जो घटे हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ा है अभी सब्जियों पर, उससे कोई कम हुए हों? उसका कोई फर्क नहीं पड़ा अभी। बिल्कुल अभी फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि डीजल के दाम घट चुके हैं। उम्मीद ये जताई जाती है कि डीजल के दाम अगर घटते हैं तो बाकी तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता जैन है। सुजाता जी, सब्जी आप खरीद रहे हैं, क्या महंगी है सब्जी अभी फिलहाल? और अगर महंगी है तो कितनी महंगी मिल रही है? भाई सब थोड़ी तो महंगी है। हम ये उम्मीद करते हैं हमेशा दिवाली के बाद सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमने इस बार देखा थोड़ी सब्जियां महंगी हैं। कोई बात नहीं, बारिशों में हमने बहुत सस्ती सब्जी खाई थी, लेकिन कोई बात नहीं। हमें लग रहा पहले अभी 15 दिन पहले जो दाम थे वो उस दाम से फिर भी थोड़ा फर्क आया है। अभी पिछले 8 दिन पहले 120 रुपये। तो वहीं बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चोरों ने एक दुकानदार की गाड़ी को निशाना बनाया है। नकाबपोश बदमाशों ने गाड़ी का लॉक खोल करके गाड़ी को चोरी करके ले गए और गाड़ी चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस घटना की सूचना गाड़ी मालिक ने पुलिस को दी। मालिक ने पुलिस पर मामले की कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। मैं 7 तारीख को गाड़ी अपनी यहाँ ले आया था, उसको घर लेके गया। 8 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की थी। मैं घर पर चला गया रात को, और 9 तारीख की रात को ही, मतलब 10 तारीख लगते ही रात को 12 बजे 20 मिनट में मेरी गाड़ी चोरी हो गई। 2 बंदे सिटी फुटेज में 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सुबह जब मैंने दुकान खोली आकर के, मेरी मम्मी ने और मेरी वाइफ ने तो मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो मैं घर से आया, तो चारों तरफ देखा तो गाड़ी नहीं थी। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन, वो 112 नंबर पर डायल किया। वहाँ से मुझे मैसेज मिला कि
थाने आ जाना। 8 बजे मैं थाने में गया, 7-8 बजे थाने में गया। उसके बाद मैंने वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा तो वो लिखेंगे ऐसे करके मुझे टाल दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से गुमराह किया गया आप लोगों और को। अभी तक मतलब 4 दिन हो गए, अभी तक यहाँ कोई मौके पे पुलिस ना आई, यहाँ पे ना कोई पूछताछ। चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।